हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण से पहले मैं एक अनुरोध आप सभी लोगों से करना चाहूँगा। जिस किसी को भी अगर पर्सनल उसके लिए आप लोग कहीं न कहीं चाह रहे हैं प्रेडिक्शंस या विश्लेषण, तो कम से कम एक बार बात पर्सनली करिए। क्योंकि पिछली बार का जो इंसिडेंट रहा वो भी बहुत ही अजीब-सा रहा। मैं नहीं चाहता कि 1-2 लोगों की वजह से बाकियों का नुकसान हो जाए। क्योंकि राहु की मानसिकता वाले लोग जो हैं वो अपने फायदे में दूसरों का नुकसान करने में नहीं हिचकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार एक डिटेल दे दी गई और मैंने कहा कि ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं। वो अपने आप को जातिका के पिता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी पर हूँ इसलिए बात नहीं हो सकती। पर्टिकुलर दिन में आप ड्यूटी पे बैठ के अगर यूट्यूब सुन सकते हो तो अपने बच्चों के लिए आप बात ही नहीं कर सकते। ये बात कुछ बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब है कि फिर कुछ लोग जो हैं वो कहीं विश्लेषण किसी और का करवा रहे हैं और वो खुद में जो है अपनी आइडेंटिटी छिपाने का काम कर रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए। आपकी जो भी मंशा है वो तो आपको भी सत्यानाश करेगी, साथ साथ में वो दूसरे के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ये वैसे ही वाली चीज़ है कि आप अपनी आइडेंटिटी बदल के किसी और से किसी उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो। फिर इस कंडीशन में जो आपके साथ होगा उसके लिए कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। जहाँ तक कोई भी कॉमन वेज में बात करते हैं कि इनके लिए या उनके चार्ट्स को करिए, वहाँ पे तो इनका एक इंटेंशन समझ में आता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि कोई आपके रिलेटिव्स में है और उसके बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप फियर फैक्टर में नहीं रहोगे। आप सभी लोग कहीं न कहीं एक बार बात कर लेंगे, जो लगन है, जो उसकी डिग्रीज़ हैं, वो टेस्ट भी हो जाएगा और उसके बाद जाके कोई प्रेडिक्शन होगी। चलिए अब आज की प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखिए ये जो कुंडली है, ये कुंडली बन रही है 6 नंबर से। अब इसमें पहली चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब-सी लग रही है, वो क्या? यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड आ रहा है, वो आ रहा है उत्तरा फाल्गुनी में। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। उसके साथ साथ जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन रहा है वो बन रहा है बुध, और वो जाके जो बैठे हुए हैं 12वें भाव में, 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं और बढ़ भी रहे हैं 12वें भाव के स्वामी की तरफ। तो इंसान के सोचने के ढंग में भी या उसके फिजिकल हेल्थ में भी थोड़ा सा चैलेंजेस, परेशानियां होने की संभावनाएं बरकरार रह सकती है। ये हो सकता है कि इंसान जो है वो किसी ना किसी चीज को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर ही सही, कुछ परेशान सा रह रहा हो। ये मैं यहाँ पे स्वास्थ्य को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ है वो दिन शनिवार का। अब शनि जो है वो अष्टम में बैठे और वो भी कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ होने के बाद वक्री है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि वो अपने नीचता का प्रभाव नहीं देंगे। ठीक है, वेल एंड गुड है। शनि जैसा ग्रह अष्टम में बैठा हुआ है और जिस दिन का जन्म है उस दिन का जो स्वामी होता है वो हमारे को एक फिजिकल हेल्थ के लिए सूर्य की तरह ऊर्जा प्रदान करता है। अब शनि अष्टम में बैठे हुए हैं और ऊपर से कहीं ना कहीं जो नीच राशिस्थ नजर आ रहे हैं वक्री होने के साथ, तो ये ऊर्जा में कुछ डिसबैलेंस दिखा सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट भी और आपका जो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं बुध, वो भी 12वें में है, तो यहाँ पे सेहत पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। नहीं तो फिर इंसान काफी ज्यादा मानसिक तनाव को भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, 12वें भाव में बैठा है 12वें का स्वामी और कहीं ना कहीं फर्स्ट और 10th हाउस के लॉर्ड इसके साथ हैं। तो विदेश से जुड़ के या हॉस्पिटल से जुड़ के ऐसे कामों में कहीं ना कहीं इंसान सफल हो सकता है। मंगल और शनि जो है यहाँ पर आपस में रिलेट हो रहे हैं क्योंकि शनि जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल स्वतः ही अपनी खुद की दूसरी राशि जो है 8 नंबर वृश्चिक राशि, साहस पराक्रम, वहां पे बैठे हैं। और मंगल अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि शनि का नक्षत्र है। इस वजह से शनि और मंगल के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो शनि और मंगल के बीच में अगर रिलेशनशिप मौजूद है इस कंडीशन में, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन देखिए ये चीज
आपके नक्षत्र के लेवल से और राशि के लेवल से हो रही है, डायरेक्टली एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे। तो सेना, पुलिस, इस तरीके के भी कामों में, क्योंकि 12th हाउस आ रहा है जो कि पुलिस स्टेशंस, जेल्स, कोर्ट कचहरी, इनको भी दर्शाता है, तो या फिर इन कामों के साथ भी यहाँ पे जुड़ने की एक संभावना बनती हुई सी नजर आती है। ठीक है, आपका सबसे पहला पिछले बार प्रश्न ये था, क्या नीच भंग योग है? तो मैं कहूँगा हाँ, नीच भंग योग है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि शनि जो है वो नीच राशिस्थ है और फिर गुरु के साथ है, पीड़ित नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे नीच भंग होने की संभावना नहीं होती। पीड़ित इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी जो ग्रह हैं, क्रूर ग्रह, वो शनि को दृष्टि नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम इनके नवांश को देखेंगे तो नवांश में आने पर ये जो नीच राशिस्थ के शनि हैं लगन कुंडली में, ये उच्च राशिस्थ हो जाया करते हैं। इसलिए जब कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच हो और नवांश में उच्च हो तो वो श्योरली नीच भंग राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग नहीं है, ये नीच भंग राजयोग है। तो पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चुनौती देते हुए नजर आएंगे और उसके बाद वही जो चुनौती दे रहे हैं वो इंसान को किसी ना किसी रूप से लाभ देती हुई नजर आएगी। और शनि क्योंकि अष्टम में बैठे हैं, गुरु भी अष्टम में बैठे हैं, गुरु भी कहीं ना कहीं उच्च राशिस्थ हो रहे हैं जाकर आपके नवांश में। 8वां भाव ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है, 8वां भाव आपको आने वाले जो भी पैतृक संपत्ति है उससे जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं खोज से जुड़ा हुआ है। तो रहस्यमयी खोज हो या फिर आपकी पैतृक संपत्ति हो या फिर आपका ससुराल पक्ष हो, इस तरफ से कोई ना कोई चीज आपको अचानक से लाभ देने वाली हो सकती है। मंगल की बात करें तो मंगल तृतीय भाव में वहीं के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक है। कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो 8वें का स्वामी अपने से 8वें अगर बैठे हुए हैं तो मिक्स नेचर में बात होगी। और यहाँ पर लॉन्गेविटी को मेंटेन करने का जो काम है वो शनि और गुरु दोनों ही कर सकते। ठीक है, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं। मंगल की राशि के अंदर गुरु फ्रेंडली है, शनि वहाँ पे भले नीच राशिस्थ हो रहे हो लेकिन नवांश में आके क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक उच्चता हासिल कर ली है तो चीजों को बैलेंस करके रखेंगे। जहां तक बात की जाए 4th हाउस की, तो 4th हाउस यहाँ पे फंस चुका है। 4th हाउस क्यों फंस गया? 4th हाउस इसलिए फंसा है क्योंकि एक तरफ मंगल है, एक तरफ केतु है। ये दर्शा रहा है पाप कतरी फॉर्मेशन। इसके बाद जो 4th हाउस के स्वामी हैं गुरु, वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। ठीक है, अपने घर को देख रहे हैं, वो पॉजिटिव बात है, लेकिन फिर शनि के साथ बैठे हैं जो कि नीच राशिस्थ हो रहा है। अब गुरु जो हैं वो शनि से पीड़ित हैं, गुरु जो हैं वो शनि से पीड़ित हैं। इससे क्या हो सकता है, रह रह के मन में अजीबोगरीब ख्याल आ सकते। चौथा भाव सुख संसाधन है, चौथा भाव हमारे लिए हमारे मन की खुशी है। उसके दो तरफ दो क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठ के पाप कतरी बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनके स्वामी हैं वो एक ऐसे ग्रह के साथ आके बैठे हैं जो कि दुख को दर्शाते हैं और वो भी नीच राशि अपने होके बैठने के कारण उसका प्रभाव मन के ऊपर किसी न किसी तरीके से दुख के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस आपको मेरे हिसाब से मैरिज लाइफ के अंदर रखना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो नवांश कुंडली बन रही है वो 11 नंबर से बनती है जो कि आपके छठे भाव की राशि है। इसीलिए थोड़ा बहुत चैलेंज, ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो अष्टम से जुड़ रहे हैं, 12th से जुड़ रहे हैं, मानसिक परेशानियां दिखाते हुए से नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा आपको संभल के आगे जाना होगा। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके दशम में। अब चंद्रमा ने जो नक्षत्र लिया है वो है मृगशिरा।
मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, इसलिए कहीं न कहीं जब भी कुछ बात होगी, जो प्रश्न हुआ करेंगे या कुछ खालीपन सा लगेगा इंसान को, तो वो लगेगा साहस और पराक्रम थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ और अष्टम भाव से जुड़ा हुआ। तो अष्टम भाव जो है वो कहीं न कहीं वैवाहिक सुख में आता है और तृतीय भाव जो है वो पराक्रम में आता है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर भी थोड़ा-सा एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट किए हुए। शुक्र की जहाँ तक बात करें तो शुक्र इस कंडीशन में बैठे हुए हैं कि सेकंड हाउस के स्वामी हैं और साथ ही साथ 9th हाउस के भी स्वामी हैं। अब एक 9वें का स्वामी मतलब कि भाग्य का स्वामी होकर उनका लाभ भाव में बैठना अच्छा माना जा सकता है। राशि के हिसाब से देखा जाएगा तो थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र जो हैं वो जल तत्वी राशि के अंदर मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, इसीलिए न्यूट्रल पड़ जाएँगे। ठीक है, राहु केतु एक्सिस से पीड़ित भी माने जाएँगे, तो कहीं न कहीं किस्मत साथ तो देगी, अच्छे से धन कमाने के लिए भी, लेकिन कहीं-कहीं अड़चनें भी, बाधाएँ भी आएँगी, ठीक? इसके बाद अगर बात करें कि राहु, तो राहु जो है वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन उसमें उसका जो नक्षत्र है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए कैसे? राहु जो हैं वो बैठे हुए हैं लाभ भाव में और 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, इसलिए इंसान जो डिज़ायरफुल होगा वो इमोशनल भी होगा। चंद्रमा बैठे हैं आपके 10वें घर में, तो राहु अपने समय में कहीं न कहीं प्रयास करेंगे इस बात का कि वो जातक को या जातिका को एक स्टेटस 10th हाउस देने का प्रयास करें, ठीक है। राहु शुक्र के साथ मौजूद है, शुक्र जो है वो विलासिता को दर्शाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों के ऊपर ज़्यादा जुड़ाव और ये वाली चीज़ों के साथ एक परेशानी भी दिखा सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, प्रोफेशनल ग्रोथ करानी हो या फिर कभी भी स्टेटस में दिलवाना हो तो राहु वहाँ पे सपोर्टिव है, लेकिन राहु और शुक्र इन दोनों की जो आपके नक्षत्र लेवल पे एनर्जी है वो कनेक्ट है बुध के साथ। बुध फर्स्ट हाउस, ठीक, और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, इसलिए अपने पर्सनैलिटी, अपने क्या बोलना चाहिए, स्टेटस के ऊपर दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुध क्योंकि 12वें में बैठे हैं तो बेवजह के खर्चों को बढ़ाकर भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आई हो। यहाँ पे राहु जो हैं वो अपनी ओर से अपनी दशाओं में प्रयास करते हुए नजर आएंगे कि इंसान को स्टेटस तो दिया जाए, लेकिन कीमत क्या होगी? कीमत हो सकती है बेवजह के खर्चे, ठीक है। तो ये तो हुई ऊपर ऊपर से लगन कुंडली की कहानी। इसमें क्योंकि 5th हाउस और 6th हाउस लॉर्ड होकर शनि जो हैं वो नीच राशिस्थ हुए हैं, तो थोड़ा-सा कॉलेज लेवल की एजुकेशन में भी कुछ चैलेंजेस की संभावना बनती है। और दूसरी चीज़ ये कि केतु 5th में बैठे हैं, तो एक आध्यात्मिक ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं, नहीं तो टेक्निकल नॉलेज के साथ तो एक डिग्री पहले होगी और ज़िंदगी में एक के बाद दूसरी एक और किसी न किसी रूप में, ज़रूरी नहीं है कि डिग्री के रूप में, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई और एजुकेशन, कोई और नॉलेज इंसान के अंदर मौजूद होगी, ठीक है। नवांश के अंदर अगर आके बात करें अब स्पेसिफिकली, तो आपका जो नवांश कुंडली बन रही है, यहाँ पे हम देखें 11 नंबर और इसके स्वामी बन रहे हैं शनि, जो कि भाग्य में जाके बैठे हुए हैं। अब शनि जैसे ग्रह का भाग्य में जाना, उच्च राशिस्थ होना, ये तो दर्शाता है कि विवाह कहीं पे कोई अच्छी सिचुएशन में होगा। यहाँ पे राशि परिवर्तन योग भी काम करेगा और राशि परिवर्तन योग के हिसाब से अगर देखें तो कहीं न कहीं आपका फर्स्ट हाउस और आपका यहाँ पे 7th हाउस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है। इससे 2 अनुमान निकाले जा सकते हैं। पहला कि लगन कुंडली में जो 7 नंबर था वो 2nd हाउस में आया था, ठीक, और 11 नंबर जो था वो तो 6th हाउस में आया था। तो 6th हाउस की वजह से कुछ चुनौतियाँ भी ज़िंदगी में रह सकती हैं, बीमारियों की वजह से भी रह सकती हैं, या बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशन के अंदर सर्विस का हाउस है 6th हाउस, तो उसके ऊपर कुछ स्ट्रेस हो, उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन
जो आपका 7 नंबर की राशि थी वो सेकंड हाउस थी, जो कि वेल्थ के लिए मानी जाती। लगन कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के स्वामी जब 11th हाउस के भाव में जाके बैठे हैं तो उन्होंने एक तरफा संबंध बनाया हुआ है और साथ ही साथ नवांश कुंडली भी उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए अचानक से वेल्थ क्रिएशन सेविंग्स के तौर पे दिखाई दे सकती है एक बात, लेकिन शनि का चंद्रमा के साथ आना जो कि सेम नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा इस बात को दर्शा सकता है कि मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ी से दुख महसूस हो सकते हैं। ये विष दोष फॉर्मेशन यहाँ पे काम कर सकता है। अब ये देख लीजिए कि अगर नवांश को रीड कर रहे हैं तो केतु जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र जो है वो आपके नवांश के लगन में बैठे हुए हैं। तो शुक्र से जुड़ी हुई क्वालिटीज जो होती हैं वो इंसान के अंदर बहुत ही नेचुरल होंगी। किसी तरीके की आर्टिस्टिक क्वालिटी नेचुरल हो सकती है, लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, एक बड़े नेटवर्क को क्रिएट करना, ठीक है, या फैशन डिजाइनिंग, जो भी शुक्र का डोमेन है उससे जुड़ी हुई चीज जो भी इंसान है उसके पास नेचुरली होगी, उसमें उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी। हाँ, अगर कोडिंग्स की बात हो, लैंग्वेजेस की बात हो, तो इंसान मल्टीपल लैंग्वेजेस और कोडिंग सीखने की क्षमता रखता है और बहुत ही बारीक कामों को करने की भी काबिलियत रखता हुआ नजर आता है यहाँ पे केतु के कारण। इसके बाद अगर कोई गुरु उनको मिले तब वो शनि और चंद्रमा की चीजों को प्रॉपरली सीख पाएंगे। अब देखिए, लगन कुंडली में शनि जो कि कर्म का स्वामी होता है, कर्म का देवता होता है, कारक होता है, वो नीच राशिस्थ भी है और अष्टम भाव में भी। तो फिजिकल लेबर करने में यहाँ पे इंसान को थोड़ी सी ज्यादा चुनौती महसूस हो सकती है। इसीलिए मेरे को बार बार ऐसा लगता है, क्योंकि दिन का स्वामी भी इस कंडीशन में आ रहा है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की सिचुएशन भी, तो हेल्थ मेरे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा इंसान वो काम कर सकता है जो एक जगह बैठ के और दिमाग से चलने वाले काम हो तो वहां पे किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हेल्थ में कुछ चुनौती बनती है तो उसको पहले प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा के देखना होगा। नेगेटिव फैक्टर क्या क्या बन के आए हैं? जो नवमांश का लगन है वो 6th हाउस से आ रहा है, पॉजिटिव होगा ऑन द सर्विस साइड, नेगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ। जो आपका डे लॉर्ड है शनि, उसका अष्टम में बैठना, वो भी नीच राशिस्थ होकर बैठना, ये अच्छी कंडीशन नहीं है। ये तो कम से कम अच्छा हुआ कि नवांश में उन्होंने अपने आप को उच्च करके चीजों को बैलेंस कर लिया। अब देखिए, बहुत सारे लोग आयु की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, शनि से जो बुध बैठे हैं वो पंचम में बैठे हैं, ये दोनों चीजें थोड़ा सा हेल्थ को ठीक रखने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जो डे लॉर्ड है उससे आपका जो फर्स्ट हाउस लगना लॉर्ड है वो 5 घर आगे बैठे हुए हैं, और यही आपके कम से कम जो जॉब प्रोफेशन 10th हाउस के स्वामी है वो भी बनते हैं, तो उसके साथ भी यही कॉम्बिनेशन है। यानी इंसान की सेहत और इंसान का जो काम करना है उन दोनों को तो वहां पे उसने सपोर्ट कर दिया। लेकिन ये जो लॉन्गेविटी के लिए 8th हाउस है, इसके साथ इसका फॉर्मेशन 6-8 का बना हुआ है, ठीक है। तो इससे हम ये हिंट कर सकते हैं कि इंसान जो भी कर्म करेगा वो इस तरीके से होगा कि अपने लाइफ भर लॉन्गेविटी तक करने की क्षमता रखता होगा, ठीक। यहाँ पे इसका मतलब है कि रिटायरमेंट जैसी चीजों की बात नहीं होगी, लॉन्गेविटी उतनी है जितनी तक वो इंसान कर्म किए जा रहे हैं। इससे हटके इस कुंडली के अंदर अगर बात करूं तो चंद्रमा से 1 घर आगे चंद्रमा की राशि में राहु और शुक्र की मौजूदगी है, जो मन के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन की तरफ ज्यादा खींचने की प्रयास करेगी। चंद्रमा क्योंकि 10th हाउस में बैठे हुए हैं और 10th हाउस आपको स्टेटस दिखाता है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार ही सही स्टेटस प्रदान करने का काम अवश्य होगा। चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित है, शनि की दृष्टि है और साथ साथ मंगल की दृष्टि है। इसलिए बार बार दिमाग में जो एक चीज इस समय घूम रही है वो ये
कि जातक मेंटल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने की क्षमता दिखा सकता है, उस चीज़ से इंसान को बचना होगा। चंद्रमा भी इसी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, 4th हाउस भी प्रभावित हो रहा है, 1st हाउस और मिड पॉइंट लॉर्ड भी इस तरह से प्रभावित हो रहा है। सूर्य क्योंकि मिड पॉइंट लॉर्ड है, इसीलिए उसमें कैपेसिटी है बड़े से बड़े मेंटल स्ट्रेसेस को झेल पाने की। सिर्फ ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, सूर्य यहाँ मरण कारक स्थान में है, कई लोगों को ऐसा भी महसूस होगा, लेकिन देखिए मरण कारक स्थान में होने पे वो ग्रह पर्टिकुलर एक हाउस को लेकर इम्पैक्ट करता है, तो वो क्योंकि 12वें के ही स्वामी है, तो अगर मरण कारक स्थान बनता है तो वो 12वें पे ज्यादा बनना चाहिए। कुछ चुनौतियां विदेशों में जाकर आ सकती हैं, और यहाँ पे क्योंकि 10th का संबंध भी बन रहा है, तो प्रोफेशन के लिए भी विदेश जाने की संभावना बनती है, और नेचुरली आपका जो थॉट प्रोसेस है उसका संबंध बन रहा है, तो वही चीज़ है, 12वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ या तो विदेश में देखें, या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर देखें, या कहीं ना कहीं जो जेल हैं, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ के काम करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो नेचुरली डेवलप होती हुई आपको मिल सकती हैं। धन्यवाद।